राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की आपकी प्यारी सी क्लास है वो है इंट्रा ऑपरेटिव केयर की। आज लास्ट क्लास होगी इंट्रा ऑपरेटिव केयर यूनिट नंबर 2। ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है आज इस लेक्चर के साथ। ये आपके लेक्चर है सूचर्स के बारे में। बाकी के जितने भी टॉपिक थे सब कवर हो चुके हैं, सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज केवल आपके सूचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सूचर्स में हम देखेंगे, टेक्निक देखेंगे, मेथड देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, मतलब आज आपके सूचर्स के बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए एमएसएन की यूनिट नंबर 2 इंटर ऑपरेटिव केयर की क्लास। हाँ तो भैया, सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स बोल दो या स्टिचेस बोल दो, स्टिच बोल दो, ये क्या होता है? ये होता है टाके। भाई कभी चोट लग जाती है तो हम क्या है कि टाके लगाते हैं, स्टिच करते हैं, सूचर्स लगाते हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इंटर ऑपरेटिव केयर यूनिट नंबर 2 में। डेफिनेशन देख लेते हैं। सूचर्स इज ए स्टिच, सूचर इज ए स्टिच और सीरीज ऑफ स्टिचेस। सूचर्स क्या है? एक स्टिच है, मतलब एक टाका, या फिर सीरीज ऑफ स्टिचेस, एक टाके की स्टिचेस की क्या है, सीरीज है। मेड टू सिक्योर, क्यों बनी गई है? मेड टू सिक्योर ए पोजिशन ऑफ एजेज ऑफ ए सर्जिकल और ट्रॉमिक वुंड। एक वुंड या एक सर्जिकल वुंड या ट्रॉमिक वुंड है, मतलब इसका मतलब क्या समझे? सर्जिकल और ट्रॉमिक वुंड, जैसे कि कोई सर्जरी हुई है, कोई भी पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के दौरान जब हम उसको किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को हम कट लगाते हैं, उसके बाद में हम उसको सूचर्स करते हैं, ठीक है, उसको वापस से हम पैक करते हैं। वो तो हो गया सर्जिकल वुंड। और ट्रॉमिक वुंड मतलब जब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गई, तो उसके दौरान जो वुंड बनता है वो होता है ट्रॉमिक वुंड। तो उसको सिक्योर करने के लिए स्टिचेस है, उनको हम काम में लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सूचरिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई? सूचर्स है तो सूचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है सूचर्स का? टाके क्यों लगाए जाते हैं, स्टिचेस है वो क्यों लगाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसमें फर्स्ट हो गया सपोर्टिंग द वुंड अंटिल हीलिंग। मतलब क्या समझे? जब तक कि कोई वुंड है, जैसे ये वुंड मान लीजिए, ये वुंड है, जब तक ये कवर ना हो जाए, हील ना हो जाए पूरा, तब तक हम इसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? सपोर्ट, मतलब सपोर्ट देते हैं अपन इसको वुंड को, जब तक कि ये हील ना हो जाए, जब तक ये पूरा घाव है, वुंड है, वो भर ना जाए, पहले जैसा ना हो जाए। दूसरा हो गया मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की जो रिस्क है भाई, जब वुंड खुला रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपेयर देन जब सूचर्स लगे हों। तो इस रिस्क को कम करने के लिए दूसरा हो गया ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी कोई ब्लड वुंड है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो हम जैसे उसको सूचर्स करेंगे, सूचरिंग कर देंगे उसकी वहाँ की, तो जो वुंड है वो पैक हो जाएगा और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। एक ही हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्लोज डेड स्पेस। उस स्पेस को क्या है, हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके, अब देखें हम, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सूचरिंग और सूचरिंग टेक्निक। या तो टाइप बोल दो या सूचरिंग की टेक्निक बोल दो। अब इसमें आपके पास दो टेक्निक है। कौन कौन सी सर? दो टेक्निक है, एक तो हो गई कंटिन्यूस और एक हो गई इंटरप्टेड। अब इंटरप्टेड और सॉरी कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है? नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस यानी कि लगातार, और इंटरप्टेड मतलब
इंटरप्टेड मतलब लगातार नहीं है, रुक रुक के। तो ज़्यादातर ये देखा होगा आपने इंटरप्टेड। अब बात कर लेते हैं अपने किसकी, कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस देखो, दिस टेक्निक इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ स्टेज दैट यूज a single strand of suture material. This type of suture can be pressed rapidly and is also strong. पहली बात तो ये स्ट्रोंग रहते हैं, ओके, और ये रेपिडली फास्ट लगाए जाते हैं, मतलब इट प्लेस्ड रेपिडली, जल्दी लग जाते हैं ये, और स्ट्रोंग रहते हैं। इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। अब देखो ये इसमें सूचर्स की बात करें, डायग्राम में देखें अपन, डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है, रेड कलर ले लेते हैं अपन, जैसे ये देखो एक साथ लगा रखा है इसमें कंटिन्यूस, है ना। और जबकि अब इसमें देखें इंटरप्टेड में पहले एक लगाया, फिर उसको कट कर दिया, दूसरा लगाया, फिर उसको कट कर दिया, तीसरा लगाया, फिर कट कर दिया, चौथा लगाया, फिर कट कर दिया। अब इससे पांचवा लगाएंगे, फिर उसको लगा के फिर कट कर देंगे, ये होता है इंटरप्टेड। जबकि इसमें क्या है, कंटिन्यूस में इसमें लगातार लगाए जाते हैं। अब इसमें जो एक लगातार लगाया और यहाँ पे आके इसको पैक कर दिया, जबकि इसमें क्या था, इंटरप्टेड में एक लगाया फिर पैक कर दिया, एक लगाया फिर पैक कर दिया, ऐसे आगे समझ में। अब पढ़ते अपन इंटरप्टेड। दिस suture technique used to several strand of suture material to close the wound. उसमें क्या था, उसमें सिंगल स्ट्रैंड था, इसमें सेवरल स्ट्रैंड है। ये सेवरल हो गए, एक दो तीन चार, चार हो गए, उसमें केवल एक था। आफ्टर ए स्टिच इज मेड द मटेरियल इज कट एंड टाइड ऑफ। जब एक स्टिच लग जाता है तब इसको कट किया जाता है और टाइट कर दिया जाता है। इफ वन ऑफ द स्टिच ब्रेक द रिमेन ऑफ द स्टिच विल स्टिल होल्ड द वुंड टुगेदर। मान लीजिए, सपोज करिए, अगर हमने वुंड लगाया, सॉरी स्टिच लगाया, स्टिच लगाने पर मान लीजिए अगर एक कट गया, गलती से एक्सीडेंटली कोई वुंड है, कोई स्टिच है वो कट जाता है, तो इंटरप्टेड में बाकी के तो लगे रहेंगे। लेकिन कंटिन्यूस में अगर एक गलती से कट गया, मान लीजिए यहाँ से हमने गलती से एक्सीडेंटली कट लग गया, और ये कट लग गया, तो क्या होगा, जितने भी स्टिचेज है बाकी के वो सभी क्या है, हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में जाके पैक किया है, लास्ट में जाके टाइट किया है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से हम देखें तो इंटरप्टेड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। स्टिच विल होल्ड द वुंड टुगेदर, स्टिच है वो वुंड से लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स मटेरियल। अब आपने नाम सुना होगा एब्जॉर्बल, नॉन एब्जॉर्बेबल। तो अभी पढ़ते हैं इसको। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये आपके लास्ट टॉपिक है। ये लेक्चर आपका छोटा रहेगा, लेकिन समझा देता हूँ इसको ब्रॉडली। क्या लिख रखा है, ब्रॉडली सूचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एब्जॉर्बल, नॉन एब्जॉर्बल मटेरियल। मेनली हमने जो सूचर मटेरियल है इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक तो एब्जॉर्बल, एक नॉन एब्जॉर्बल। दे कैन फर्दर सब डिवाइडेड। अब एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल है, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, यानी और आगे डिवाइड कर दिया, सब क्लासिफाइड कर दिया इनटू सिंथेटिक, नेचुरल, मोनोफिलामेंट है, मल्टीफिलामेंट सूचर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। हमको ये 6 क्लासिफिकेशन देगा पढ़ने हैं। कितने, 6 टाइप पढ़ने हमको नॉर्मल।
तो हम पहले देख लेते हैं अपन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। एब्जॉर्बेबल नाम से पता चल रहा है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, एक तरीके से देखें तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स ऑल्सो ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी वाया एंजाइमेटिक रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस। The time in which absorption take place varies between material, location of sutures, patient factors. Absorbable sutures are commonly used for deep tissue and tissues that heal rapidly. As a result, they may be used in small bowel suturing in the urinary और बाइलरी ट्रैक्ट। चलो अब समझा लेते हैं आपको। देखो, कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है आपको, एग्जांपल दिया है इसमें कि यूरिनरी ट्रैक्ट का, बाइलरी ट्रैक्ट का या स्मॉल बाउल का, छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उनका हमें ऑपरेशन चल रहा है, उसमें ये काम में लेते हैं। कैसे? मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑपरेशन चल रहा है, उसमें क्या होगा भाई, ये तो है नहीं कि अंदर जैसे हमने डीप टिश्यू में सूचरिंग करी हमने, स्किन के पार्ट देखोगे आपने, मेनली देख लेते हैं, एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, तो ऐसे सब क्यूटेनियस लेयर होती है। तो सपोज करिए अगर हमने कुछ डीपली यहाँ पर कोई हमें सूचरिंग करनी है, यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन किया, अब हमने इसका क्या कर दिया, सूचरिंग कर दी, स्टिचेस लगा दिए। तो कोई डीप टिश्यू का हमने सूचर कर दिया, इसको सूचरिंग करने के बाद में अब ये थोड़ी है कि भाई पूरा पैक कर दिया हमने, सबक्यूटेनियस लेयर को, एपिडर्मिस वगैरह सबको पैक कर दिया। अब ये थोड़ी कि भाई इस जो सूचरिंग करी है, इस सूचर्स को, इस स्टिच को हम काटेंगे वापस, जब वुंड हीलिंग हो जाएगा अंदर से, तब हम वापस से पूरों को फाड़ देंगे, पूरों को कट लगाएंगे, पूरी स्किन को, ऊपर से वापस एपिडर्मिस को कट लगाएंगे, वो करेंगे, है ना, फिर हम वापस इस वुंड के जो स्टिच है उसको काटेंगे। ऐसा थोड़ी करना है भाई, इसलिए बनाए गए एब्जॉर्बेबल, जो कि जब वुंड हीलिंग हो जाए ऑटोमेटिकली जो अंदर स्टिच लगाए हैं हमने, जो स्टिच लगाए हैं अंदर, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाए एब्जॉर्प्शन के द्वारा। अब एब्जॉर्ब कैसे होंगे? वो होंगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू, बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसके थ्रू, और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू वो ब्रोकन डाउन और एब्जॉर्बेबल हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, अब ये किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल पर, कौन से टाइप का है, मतलब वो सूचर्स, एक हो गया लोकेशन ऑफ सूचर्स, और पेशेंट फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग वो इस पे डिपेंड करता है कि उसको एब्जॉर्प्शन में कितना टाइम लगेगा। ओके भाई, कितना टाइम लगेगा इसको एब्जॉर्प्शन में, तो वो किस किस पर डिपेंड करता है? लोकेशन पर, पेशेंट फैक्टर पर, और मटेरियल पर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, नॉन एब्जॉर्बेबल। अब ये जैसे कि बाहर लगा रहे अपन, जो एब्जॉर्ब ना हो उसको हमने काटने की जरूरत पड़े, स्टिच रिमूव करने की जरूरत पड़े, वो होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म टिश्यू सपोर्ट। Uses include for tissues that heal slowly, such as fascia or tendons, closure of abdominal wall. ओके, इनके लिए नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर्स है उसको यूज में लेते हैं अपन। अब इसमें कौन कौन से आ गए, जैसे मान लीजिए कोई एब्डोमिनल वाल्व का एग्जांपल ले लेते हैं। एब्डोमिनल वाल्व है, इसमें हम सूचर किया हमने, अब उसको वापस हील होने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए उसको हील होने के लिए, और वो स्लोली हील होते हैं।
तो हमने नॉन एब्जॉर्बेबल का वो लिए और फिर हम उसको कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देन नेचुरल सूचर्स, फिर आता है नेचुरल सूचर्स। नेचुरल नाम से पता चल रहा है, नेचुरल प्राकृतिक सूचर्स, तो मेड ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल प्रकृति से बने हुए, प्राकृतिक से बना हुआ है ना, जो प्रकृति की चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, जैसे सिल्क हो गया, कैटगट हो गया। सूचरिंग, सिल्क इज स्टिल यूटिलाइज रेगुलरली इन द सिक्योरिंग ऑफ सर्जिकल ड्रेन्स, इसके लिए काम में लेते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक नाम से पता चला है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, मैन मेड बोल दो या ह्यूमन मेड बोल दो, मानव के द्वारा निर्मित। सिंथेटिक, नेचुरल, सिंथेटिक एंड नेचुरल, तो ये नेचुरल फाइबर से होता है और मैन मेड सिंथेटिक होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया नाइलॉन। दे टेंड्स टू बी मोर प्रेडिक्टेबल कंपेयर देन नेचुरल सूचर। ओके, या ऐसा कुछ है नहीं समझाने का। फिर बात कर लेते हैं अपन लास्ट दो टाइप्स, मोनोफिलामेंट्स एंड मल्टीफिलामेंट्स। अब मोनोफिलामेंट्स, भाई मोनो मतलब एक, फिलामेंट्स मतलब तंतु। तो जैसे हमने सूचर्स देखे, अब हम सूचर्स के बारे में देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर हम एक एक का वो बताएंगे सूचर्स को। मोनोफिलामेंट सूचर्स ए सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है ये, और उसी में क्या है, निडल होती है। दे हैव ए लोअर इन्फेक्शन रिस्क बट ऑल्सो हैव ए पुअर नॉट सिक्योर सिक्योरिटी। हाँ भाई, अब देखो उसमें मोनोफिलामेंट से, मोनोफिलामेंट सूचर से, उसमें एक तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड, जबकि मल्टी मल्टी फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो ये सेवरल फिलामेंट्स होते हैं इसमें। अब इसका डायग्राम अभी है नहीं, यहाँ ये देख लो, ये मल्टी फिलामेंट्स हो गए, जबकि जो ये है ये सिंगल फिलामेंट्स होता है, और इसमें जो निडल है वो ऐसे लगी रहती है। ठीक है, तो जो मोनोफिलामेंट्स है उसमें क्या होता है, पहली बात तो हमने देख ली सर, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरा क्या है, दूसरा दे हैव लोअर इन्फेक्शन बट ऑल्सो पुअर। अब इसमें एक ही फिलामेंट है तो इसका जो टूटने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए पुअर नॉट सिक्योरिटी हो गया। जबकि हम इसकी बात करें मल्टी फिलामेंट की, तो इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स है, बहुत सारे तंतु, एक तरीके से मोटा हो गया है, तो इसके इसके टूटने के या फिर इसके हटने के चांसेस कम रहते हैं। अब इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे इन्फेक्शन है तो बहुत सारे फिलामेंट्स है, अब कोई भी फिलामेंट्स अगर टच हो गया इन्फेक्शन के तो वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जबकि एक फिलामेंट से, उसमें मोनो में एक फिलामेंट से, तो एक में क्या इन्फेक्शन होगा भाई, ये एक तो मोटा है एक पतला है, तो मोटे में ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के। ओके, अब देख लेते हैं अपन किसकी इक्विपमेंट या हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो ये तो होता है आपके पास, ये हमने एक एग्जांपल लिया है केटकट, केटकट एब्जॉर्बेबल सूचर्स का। ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेबल है, 75 सेंटीमीटर का है। अब इसमें देखो आप, ये है अपने पास कौन सा, मोनोफिलामेंट्स, मोनोफिलामेंट्स, एक ही इसमें क्या है, रेसेस बोल सकते हैं, रेसे या फिर तंतु, एक ही फिलामेंट्स है इसमें। जबकि मल्टी में क्या होता है, मल्टी में बहुत सारे होते हैं। ये अपने पास ये क्या है, ये हो गई निडल, निडल को पकड़ने के लिए होता है निडल होल्डर, जो एक सेकेंड, ये आपके पास क्या है, निडल होल्डर है। ये देखो, ये निडल को इसने पकड़ रखा, ये निडल होल्डर हो गया आपके पास। ओके,
अब ये आपके पास इक्विपमेंट की बात कर लेते अपन। सॉरी, इक्विपमेंट में कैसे, ये हो गया सीजर। सीजर क्या काम करती है? सीजर मैंने बताया आपको अभी, ये लगाया स्टिच, स्टिच लगाया तो इनको काटने के लिए काम में आता है। ये एक लगाया फिर कट किया, फिर दूसरा लगाया फिर कट किया, ये काम में आता है स्टिच, सॉरी सीजर्स। ओके। टिश्यू फोर्सेप, टिश्यू फोर्सेप क्या काम आता है? टिश्यू फोर्सेप जैसे एक लेयर है ये इधर वाली, इसको पकड़ने में काम आता है। इसको पकड़ के जो निडल है उसको अंदर डालते अपन, और ये निडल होल्डर है, इसमें निडल को हम होल्ड रखते हैं। तो इसी के साथ आपके 20 मिनट में ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है सूचर्स का। मिलते रहे लेक्चर में। ये यूनिट आपके कंप्लीट हुई, इंट्राऑपरेटिव केयर। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुके आपके। अब देखो क्या क्या हो गया। इन्फेक्शन कंट्रोल की अगर हम बात करें, इन्फेक्शन कंट्रोल पूरी कंप्लीट हो चुकी। मुश्किल से उसमें 2 लेक्चर और आ सकते हैं। एक तो आएगा आपके स्टेरिलाइजेशन का, एक तो स्टेरिलाइजेशन का बाकी है, ठीक है, और मुश्किल से 1 लेक्चर और मान लो, तो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। केवल 2 लेक्चर बाकी उसका, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में आपके 50% कोर्स हो चुका है माइक्रोबायोलॉजी में। एमएसएन की अगर हम बात करें तो एमएसएन में आपके अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा फ्रैक्चर के बारे में। मस्कुलोस्केलेटल जो यूनिट है उसके बारे में आएगा वो। नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास मैं बता ही देता हूँ, ये वाला आएगा। ये कंप्लीट है आपके, बस अब इसको अपलोड करना बाकी है, ठीक है। और तो एमएसएन में हो चुका है आपके, एमएसएन में आपके 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा थोड़ा बहुत 50 नहीं तो 40 तो मान ही लो, 40% कोर्स कंप्लीट हो चुका है एमएसएन में, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और क्या चाहिए आपको वो भी बताएं, कौन से नोट से। हाँ, एक मेरे पास आया था एनसीपी के बारे में, नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो इसका ऐसा है कि एक साथ कुछ ऐसी नर्सिंग केयर प्लान, ऐसे डायग्नोस वगैरह मैं तैयार कर रहा हूँ जिससे सारे के सारे एक साथ क्लियर हो जाए। मतलब कि जब हम डायग्नोस बनाते हैं, जब डायग्नोस लिखते हैं अपन, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे तैयार करेंगे जिससे कि वो सभी एनसीपी, सभी केयर प्लान में काम आ जाए। एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट 2 या 3 डायग्नोस तो ऐसे बनाएंगे जो सभी केयर प्लान में काम आए। मुश्किल से आपको केवल 2 डायग्नोस याद करने पड़ेंगे अलग अलग डिजीज के, ठीक है। तो ये डालेंगे, अभी टाइम है, अभी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे। कमेंट जरूर करें।